नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इरिगेशन। एंड इरिगेशन में आपको कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, मतलब हर एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 सवाल तो मिल ही जाते हैं इसके, और गेट में भी 3 से 4 मार्क्स का रहता ही रहता है ये, ठीक है। और अभी आपने लास्ट एग्जाम जो हुआ राजस्थान JEE उसमें भी देख लिया आपने, डेटा रिड्यूस से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इसके, इस सब्जेक्ट की भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बड़ी। सो इरिगेशन के अंदर क्या क्या सिलेबस करेंगे हम लोग, फर्स्टली ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की इंट्रोडक्शन क्या है भी, क्यों इरिगेशन करनी जरूरी है हमारे लिए, और इरिगेशन में इरिगेशन करने के तरीके क्या क्या हैं, इसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, नेक्स्ट डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स अनलाइंड और लाइन दोनों पढ़ेंगे, ग्रेविटी डैम्स, थ्योरी ऑफ सीपेज, और थ्योरी ऑफ सीपेज हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है, उसमें सोयल में भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे उसको, और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो सारा ये सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। सो क्या होगा इसको, कैलिब्रेशन करो, स्टार्टिंग दोबारा, अच्छा हाँ। इरिगेशन में फर्स्ट टॉपिक है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन में देखते हैं क्या, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। अब इंट्रोडक्शन में दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, इसमें क्या क्या कहानी पढ़ेंगे हम लोग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन में क्या क्या है, सबसे पहले इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करूँगा। जो इंडिया कॉन्टिनेंट है वो पाया जाता है मेरा सब ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में। ये मैं सारी कहानी कल बता दी थी आपको भी। अब जो इंडिया का रीजन है वो इतनी वाइड रेंज में अपना इंडिया कॉन्टिनेंट है, तो हर जगह पे जो रेनफॉल है वो एडिकेट और टाइमली हो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन की करनी पड़ती है हमारे को। दूसरा है जो अपना इंडियन कॉन्टिनेंट है, अर्थ सरफेस पे कितने डिग्री से कितने डिग्री में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 60 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है, सवाल बना हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, ये अर्थ सरफेस, और इसको आप नोट कर लेना। दिस इज दी अर्थ सरफेस, ये बताई थी अर्थ सरफेस, यहाँ पे रीजन्स बता दिए थे आपको मैंने। दिस इज द रीजन्स, दिस इज द रीजन्स। दिस इज द रीजन। ये क्या था, पोल्स, दीज आर इक्वेटर। अच्छा, सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर रीजन कौन सा था, यहाँ क्या लिखवाया था, 3 रीजन नीचे लिखवाए थे, 3 रीजन ऊपर टेम्परेट रीजन। इसमें ऊपर 3 बना देते तो यहीं लिख लो, कोई बात नहीं, टेम्परेट यहाँ नहीं आएगा, इसमें लिखने पड़ेंगे 3 और। दिस इज टेम्परेट, टेम्परेट के बाद सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल का ट्रॉपिकल, ये बता दिया था आपको। ट्रॉपिकल के बाद आएगा अपना इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे होता है, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, दिस इज इंडियन कॉन्टिनेंट, ये मैंने इंडियन कॉन्टिनेंट बना दिया, दिस इज द इंडियन कॉन्टिनेंट। ये शेप ऐसी बना दी ताकि समझ आ जाए बस आपको, दिस इज द इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये सारी कहानी बताई थी। अगर ये 0 डिग्री है, उसका कौन सा कितने डिग्री बताया था आपको, यहाँ से 0 डिग्री और 0 डिग्री, सॉरी 7 डिग्री, ये 0 था तो ये 7, क्योंकि 0 तो इक्वेटर पे है ना, तो यहाँ पे दिस इज 7 डिग्री से दिस इज 37 डिग्री, ये बता दिया था आपको। अच्छा, यहाँ पे एंगल्स बोलो कितने कितने लिखवाए थे, एंगल्स बोलो। 23 1/2। उसके बाद ना ट्रॉपिकल का तो सब ट्रॉपिकल का बताया था वो तो, अरे एंगल्स नहीं लिखे क्या, एंगल्स लिखवाए नहीं। 0 का 23.5, 35, ये 37 था, दिस इज 35, ये 66, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये रीजन नीचे बताए थे आपको, नीचे भी बताए थे आपको, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दिस इज टेम्परेट रीजन, दिस इज सब ट्रॉपिकल, और दिस इज, इसके ऊपर क्या आएगा, दिस इज ट्रॉपिकल। या मतलब एक और लाइन आएगी, मैंने जनरल बता दिया, सेम ही है, ऊपर और नीचे सेम से है। तो आपको ये जनरल कहानी बता रही थी भी। आपसे 2 सवाल पूछे हुए हैं उसने, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर, वो किस रीजन में लाई करता है, तो वो रीजन में लाई करता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन,
ठीक है, अब ये तो है नहीं ज्योग्राफी में जाए, जनरल एक आइडिया दे दिया इस चीज़ के बीच में लाई करता है, तो आपको ये बता दिया मैंने। दिस इज टेम्परेट रीजन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। नेक्स्ट एंगल बता दिए थे आपको, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है उसका जो एंगल लाई करता है क्या आएगा 7 डिग्री टू 37 डिग्री। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये सारी कहानी आपको बता दी थी मैंने जो एक्स्ट्रा एड ऑन की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब इरिगेशन की कहानी देखते हैं आगे। लिख लिया क्या सबने? नेक्स्ट बताया भाई इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। अब कहता है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है भी, क्यों हम इरिगेशन करते हैं। चलो अब वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। अब इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? एवरी क्रॉप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड एट डिजायर्ड टाइम सो दैट इट मे अटेन द फुल मैच्योरिटी। हर क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल। भाई ज़रूरी नहीं है भाई, मान लो अभी हमारा मानसून चल रहा है भाई, अभी जो पानी मिल रहा है वो जरूरी नहीं है भाई अभी उसको उस पानी की जरूरत हो सकता है कल इतने पानी की जरूरत हो, कल उतना मिल ना पाए। तो अल्टीमेटली इसी कहानी बताई उसने, एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर एट डिजायर्ड टाइम, जो अलग अलग जो जरूरत के अनुसार जो उसका टाइम है, सो दैट इट मे अटेन द फुल मैच्योरिटी। जैसे एग्जाम्पल है रबी क्रॉप, अभी मैं बता भी दूंगा। रबी क्रॉप में एग्जाम्पल है किसका पैडी, राइस का। अब राइस में क्या होता है, राइस जो सो किया जाता है कब किया जाता है? जून से लेके, और कल्टीवेट कब किया जाता है? अल्टीमेटली जो उसको हार्वेस्ट किया जाता है वो कब किया जाता है? वो सितंबर में। तो जून से लेके सितंबर में जब हम राइस को जो सो करते हैं तो उसको पानी के अंदर उसमें रखते हैं, उसको इनोंडेशन करते हैं, मतलब उसको डुबो के रखते हैं उसके अंदर। तो अल्टीमेटली जून में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसके बाद करते करते लास्ट में सितंबर तक क्या होता है, पानी की क्वांटिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तभी ये कहानी बताई उसने बोला एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड एट डिजायर्ड टाइम सो दैट इट मे अटेन द फुल मैच्योरिटी। नेक्स्ट बताया इफ एन एरिया, अब किसी एरिया में सफिशिएंट रेनफॉल होती है डिजायर्ड टाइम पे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन। भाई अगर हर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे अगर इरिगेशन रेनफॉल हो जाती है तो उसको जरूरत ही नहीं है उसकी। नेक्स्ट इन इंडिया कैसी, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं भाई, रीजन जो है उसके तीनों आ जाते हैं किसमें, टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। इसमें बताया सिंस रेनफॉल इज बोथ, अब रेनफॉल क्या है यहाँ पे, इनसफिशिएंट होती है और इनएडिक्वेट होती है, देयरफॉर इरिगेशन की फैसिलिटी क्या चाहिए अपने को, रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बताया वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मे नॉट बी फुलफिल्ड बाय द नेचुरल रेनफॉल। अब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्रॉप की वो फुलफिल नहीं हो पाती नेचुरल रेनफॉल से। इन सच अ केस इरिगेशन फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड सो दैट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड एट मैक्सिमम अमाउंट। ये सारी कहानी होगी। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बता भी रहा था आपको, एग्जांपल में मैंने बताया रबी क्रॉप में क्या बताया था यहाँ पे, अरे ये भी सही बना रखे, सही कर देता हूँ मैं इसको, ब्लैक से करूँ क्या, सारे मिटा सकता नहीं, व्हाइट कलर से कर देता हूँ। चलो इसका कम कर रखा है। अच्छा ये यूनिफॉर्म था क्या? ये यूनिफॉर्म था, ठीक है। रबी क्रॉप के अंदर ये ठीक लिया हुआ है, ठीक है, ओके है। मैंने उल्टा तो नहीं ले रखा, उल्टा है, इसमें उल्टा बता रखा है, उल्टा लिखा हुआ है। नहीं, उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे रबी आएगा, यहाँ पे खरीफ आएगा। हाँ, अरे वो सही लिखवाया जो भी लिखवाया है। एक मिनट, कल आपको बताया था मैंने, रबी बता दिया था क्या? वो खरीफ आएगा, ये ठीक लिखा हुआ है, ओके है। नहीं ठीक है, ये मैंने अरे पिछली बार उल्टा पढ़ाया था ना, इस बार उल्टे तरीके से पढ़ा दिया, चक्कर ये है। तो इसको नोट कर दो, मैं आप दोबारा बना देता हूँ इसको। चलो हाँ दोबारा बना देता हूँ, ऐसा करो ऐड कर देता हूँ पेज ही। चलो दोबारा से बना रहा हूँ, अब उसमें भी चेंज कर लेना आप, जो भी लिख रहा हूँ उसमें यही सही है। यहाँ पे खरीफ आएगा, खरीफ क्रॉप, और यहाँ पे आएगा रबी क्रॉप्स। खरीफ में आएगा अपना राइस, यहाँ पे आएगा वीट।
ये चेंज कर लेना, खरीफ रबी कर लेना उसका, खरीफ क्रॉप्स है वो। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस इज नहीं, यहाँ पे आएगा जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। दिस इज दी क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। रबी में क्या हुआ, ऐसे लिखवाया था, खरीफ रबी लिखवाया था, चलो फिर ठीक है, सही लिखवाया तो बढ़िया है। यहाँ पे बताया यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस इज यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर। सही लिखवाया तो ठीक है, बढ़िया है। ये सारी कहानी है। दिस इज खरीफ क्रॉप राइस, और खरीफ क्रॉप में मैंने आपको बताया था दिस इज मॉनसून। मॉनसून में अभी जो मौसम स्टार्ट हुआ है मेरा जून जुलाई टू सितंबर, ये सारी कहानी बताई थी आपको। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है डिक्रीज होता जाएगा। पहले मैक्सिमम चाहिए होता है, उसका क्या होता रहता है, कम होता रहता है, तो दिस इज डिक्रीजेस, ये लिख लो, ये लिखवाया था। और कुछ लिखवाया था इसमें, बस ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। यहाँ पे लिखवाया था रबी, ये कौन सी क्रॉप है, दिस इज विंटर क्रॉप। और यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, दिस इज यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये लिख लो, ये ऐड ऑन कर रहे हैं इसमें, यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये सारी कहानी है। अच्छा, इसका टाइम विंटर बताओ, दिस इज नवंबर टू मार्च, ये सारी कहानी आ गई। अब तो इसमें ये बता दिया मैंने, ये टाइम कौन सा है, दिस इज नवंबर। और कब तोड़े जाता है वीट को, गेहूं कब तोड़ा जाता है, दिस इज मार्च अप्रैल में। तो ये सारी कहानी है। यहाँ पे लिखवा देता आपको दिस इज जून, ये कहाँ तक होगा, दिस इज सितंबर तक। ये सारी कहानी आपको लिखवा देती, ठीक है। और तो कुछ नहीं लिखवाया, बस इतना ही था। चलो, ये सारी कहानी आपको बताई थी। अब इस कहानी से पता लगा भी जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ मतलब राइस में मॉनसून के टाइम होती है। हो सकता है भी मॉनसून में एडिक्वेट कई जगह पे होती भी हो, बट जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको। और ज़रूरी नहीं है भी आज अगर उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट 5 सेंटीमीटर है, आज अगर फुलफिल हो रही है तो हो सकता है कल फुलफिल ना हो। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड रबी क्रॉप में बताया था मैंने आपको, ये कुछ ऐसे एरिया भी हैं पड़े इंडियन कॉन्टिनेंट में जहाँ पे विंटर में भी बारिश होती है। जो विंटर में बारिश होती है, हो सकता है वहाँ पे 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर तो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, बट बाकी 2 सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सारी कहानी बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसी बेस पे मैंने इरिगेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। इरिगेशन में भी डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट डिजायर्ड इंटरवल एट स्पेसिफाइड टाइम थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप सो टू अटेन द फुल मैच्योरिटी। तो ये इरिगेशन की डेफिनेशन होगी भी, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होगा। अल्टीमेटली आप इतना भी ध्यान रख लोगे तो इरिगेशन है क्या, इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियली आपको पानी को प्रोवाइड कराना है। अब कब प्रोवाइड करना है, डिजायर्ड इंटरवल पे, स्पेसिफाइड टाइम पे, जिससे क्या है उसकी मेच्योरिटी फुल हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोल देते हैं। ये मेरी डेफिनेशन बन गई थी, ठीक है। ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया। अब कहता क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया, अब एरिया का क्लासिफिकेशन भी, एरिया कैसा है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल पे, भी कितनी रेनफॉल की डेफिशिएंसी है। फर्स्ट रीजन कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट रीजन बताया एरिड रीजन। एरिड रीजन क्या होता है, एरिड रीजन कैसा रीजन है, दिस इज ड्राई रीजन। अब ड्राई रीजन को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा ये वो एरिया है, दीज आर द एरिया वेयर फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रॉप इरिगेशन इज मोस्ट यूज, जहां पे इरिगेशन बहुत ज्यादा की जाती है, या ऐसा बोल सकते हो जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल ज्यादा हो। भी ऐसा एरिया जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, एरिड रीजन बोलते हैं। या उल्टा आप बोल सकते हो जहां पे इरिगेशन ज्यादा की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एरिड रीजन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल बता दिए थे, लेह लद्दाख, दमन एंड दीव, कुछ और भी बताए थे आपको, कल 1-2 और ऐड कर दिए थे इसके अंदर, कच्छ ये बताया था आपको, ये सारे बता दिए थे। नेक्स्ट बताया सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड रीजन कैसे रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे दीज आर द एरिया वेयर कल्टीवेशन ऑफ इंफीरियर क्रॉप। इंफीरियर क्रॉप क्या होता है, इंफीरियर क्रॉप कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसको पानी की अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उग जाती हैं।
तो ऐसे एरिया कौन से हैं, जैसे राजस्थान में भाई आप ये राजस्थान एरिड में नहीं आएगा, सेमी एरिड में आता है, ये आपको ध्यान रखना, ये गलती रहती है हमारी। तो सेमी एरिड में जो राजस्थान है इसमें क्या है भाई, कुछ जो अपने क्या बोलते हैं इसको, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो अपने आप ही उग जाती हैं, उसमें कोई स्पेशली आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जरूरत नहीं है। अगर अब ऐसे एरिया में आपको सुपर क्वालिटी भी तो क्रॉप चाहिए आपको, एक तो पुअर क्वालिटी होगी वो तो अपने आप ही होगी, अगर सुपर क्वालिटी भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो ये सारी कहानी बता दी आपको, ध्यान इससे रखना है भाई, दीज आर द एरिया वेयर कल्टीवेशन ऑफ इंफीरियर क्रॉप्स कैन बी डन विदाउट इरिगेशन। तो ऐसे एरिया कौन से है, तेलंगाना, बुंदेलखंड और कौन से हैं, राजस्थान, एक एग्जाम्पल बता दी आपको। ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट, अब कहता है इंफीरियर क्रॉप्स क्या होता है, दीज आर द क्रॉप्स विच कैन बी कल्टिवेटेड इन इंफीरियर कंडीशन। अब इंफीरियर कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल हो, जहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, वहाँ पे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बताया था आपको, एग्जांपल जैसे वीट एक सुपर क्वालिटी क्रॉप है, वीट एक सुपर क्वालिटी क्रॉप है, बट उसके साथ में जो बाजरा है वो कैसी है, इंफीरियर क्वालिटी, उसके लिए स्पेशली कंडीशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो बाजरा और ज्वार मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, इंफीरियर क्वालिटी क्रॉप्स है। नेक्स्ट, दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैव, अब इसकी क्या होती है, यील्ड क्या होती है इसकी, लो होती है और हाई सोसाइटल रेट है, इसका मतलब भी बताया था। अब इसका मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स हैव लो यील्ड। लो यील्ड का मतलब इसकी जो आउटपुट है बहुत कम होगी, डेफिनेशन बता इसकी वो है। नेक्स्ट बताया हाई सोसाइटल रेट। हाई सोसाइटल रेट क्या है, अगर उसको ये क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये समझ रहे हो बात। तो मतलब सुसाइडल रेट का क्या मतलब बताया था कल मैंने भाई, ये जो इन्फीरियर क्वालिटी होती है ये सुसाइड जल्दी कर जाते हैं, समझ रहे हो, सुसाइड मतलब खत्म जल्दी होती है भाई, इनके खत्म होने की रेट भी क्या है, जल्दी है। तो ये सारी कहानी बता दी थी। नेक्स्ट बताया एडवांटेजेस। अब कहता है इरिगेशन तो आप कर रहे हो, अब इस इरिगेशन की क्या एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज है मेरी, ये अगर इरिगेशन कर दी हमने, वहां पे क्या होगा, ऑब्टेन करेंगे कैसे, मैक्सिमम यील्ड मतलब मैक्सिमम आउटपुट देगी। अब ये जो यील्ड है किसके इक्वल होता है, ये मैंने एक एग्जांपल ये आपको बना दिया डेफिनेशन भाई, कितना टन में आपने क्या किया, कल्टीवेटेड किया, कितना टन जो क्रॉप्स मिली आपको पर यूनिट एरिया। अब एरिया किस में लेके चलते हैं हमेशा, हेक्टेयर में, तो टन पर हेक्टेयर ये क्या बन जाएगा, यील्ड बन जाएगा। आगे जाके ये सारी डेफिनेशन यूज हो जाएंगी। एक हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के इक्वल। सिंस बाय डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटी वी कैन सप्लाई द एग्जैक्ट मच अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप सो दैट मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन। भाई आज के टाइम में इरिगेशन फैसिलिटीज क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, इससे जितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए क्रॉप को उतना हम प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है, मैक्सिमम यील्ड क्या हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट, अब कहता नेक्स्ट सेकंड एडवांटेज मेरी क्या है, टू प्रिवेंट द मिक्स क्रॉपिंग। अब क्या करना है अपने को, ये मिक्स क्रॉपिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब मिक्स क्रॉपिंग की कहानी क्या बताई थी, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर टू द सेम फील्ड इन द सेम टाइम इज कॉल्ड एज अ मिक्स क्रॉपिंग। भाई एक ही लैंड पे 3-4 क्रॉप्स इकट्ठे उगा दो तो उससे क्या होगा, अब ये इसके नुकसान है काफी सारे, ये उगाने नहीं चाहिए, इसके नुकसान है। दो चीजें होती हैं, एक मिक्स क्रॉपिंग, एक क्रॉप रोटेशन, दोनों अलग हैं, ध्यान रख रहे हो। जैसे इस 6 महीने में आपने राइस उगा हुआ है तो जरूरी नहीं है भी अगले 6 महीने में, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन करते हैं हम लोग। क्रॉप रोटेशन एक अच्छी चीज है, मिक्स क्रॉपिंग एक गलत चीज है। अब मिक्स क्रॉपिंग को क्यों एलिमिनेट करता है, अब इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, कहता मैक्सिमम यील्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्यों नहीं मिलता, क्यों, अब जब आप उसको सो करोगे, जब उसको क्या बोलते हैं, जब उसको हार्वेस्ट करोगे वो क्या होगा, सारे मिक्स हो जाएंगी। अब जैसे ही मिक्स हो जाएंगी तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, उतने पैसे मिलेंगे नहीं जितने आपको चाहिए। तो अल्टीमेटली मिक्स क्रॉपिंग को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो मैक्सिमम यील्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एंटायर एरिया एट अ गिवन टाइम, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग डिफरेंट क्रॉप विल बी मिक्स्ड, हेंस मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है, अब कहता नेक्स्ट जो एडवांटेज है, यहाँ से आपने लिखा नहीं है आप लोगों ने, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। अब ये जहाँ पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वहाँ पे क्या होगा, जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। कैसे, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी हेल्प इन इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई टू द नियर बाय विलेजेस और टाउन वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी। अब इसके लिए अब जहाँ पे भी आप इरिगेशन कर रहे हो वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अच्छी हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट मेरा है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहां पे भी आपको क्या करना है, जहां पे आपको इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी वहां पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सकते हैं। उससे एक फायदा और हो जाएगा, बिजली उत्पादन हो जाएगी।
तो वो सारी कहानी है। अब चीपर रेट ऑफ पावर जनरेशन थ्रू दी वाटर, अब उसी पानी से आप जैसे टरबाइन लगा दिया, उसके आगे क्या बिजली भी बन रही है और इरिगेशन भी हो रही है, तो अल्टीमेटली चीपर रेट में क्या मिल जाएगी आपको, बिजली मिल जाएगी। तो ये सारी कहानी भी हो जाती है। नेक्स्ट बताया फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज जनरली प्रोवाइडेड विद एम्बैंकमेंट एंड इंसेप्शन रोड विच कैन एक्ट एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन का, अब जैसे मान लो अगर आपके इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, समझ रहे हो, अगर आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, रोड बन जाएंगे, एक विलेज से दूसरे विलेज का कनेक्शन हो जाएगा, एक शहर से दूसरे विलेज का कनेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए बताया मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बताया अफोरेस्टेशन, दीज आर जनरली ग्रोइंग ऑफ ट्रीज अलोंग द बैंक्स ऑफ चैनल विच कैन इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन कवर एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सोइल इरोजन। अब क्या कर देगा, अब अगर अफोरेस्टेशन का मतलब है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, आपने ट्रीज को उगाना है आपने, जब ट्रीज को उगा दोगे बैंक ऑफ द चैनल पे, बैंक ऑफ द चैनल मतलब कोई भी चैनल हो सकता है, कैनाल भी हो सकती है, उसके जब आप साइड में क्या कर देंगे, हम लोग साइड में क्या कर देंगे, अगर हम प्लांट ग्रोथ कर देंगे तो क्या होगा, सोइल इरोजन होएगी नहीं। तो अल्टीमेटली आपने देखा भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी जो कैनाल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, अनलाइंड है। क्यों, लाइन पे क्या लग जाता है, लॉसेस कम हो जाते हैं बट पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो जो अनलाइंड है वहाँ पे क्या कर दो, वहाँ पे पेड़ पौधे उगा दो, जब पेड़ पौधे उग जाएंगे तो वो सोइल इरोजन से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, उसकी जड़ें क्या कर लेंगे, उसको पक्की कर लेंगे। समझ रहे हो बात, तो समझ रहे हो, तो वो चीज़ें के लिए बता रहा है, उसकी भी एडवांटेज ही है अपने के। और साइड में अगर आप ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज उगा देते हैं तो उससे क्या है, उसकी क्या बन जाएगी, उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस भी बढ़ जाएगी उसकी, और क्या कर देगा, ग्रीन कवर बढ़ा देगा इससे। और अगर जब ग्रीन कवर बढ़ा देता है तो क्या होता है, अपने हाईवे में भी पड़ा है, उसका भी क्या होता है, वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। समझ रहे हो ना बात। चलो नेक्स्ट बताया डिसएडवांटेज, एक बार सुन लो ये वाली कहानी। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है, अब देयर इज ए इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द वाटरबोर्न डिजीज। अब इसकी डिसएडवांटेज, जहाँ पे एडवांटेज होंगी वहाँ पे डिसएडवांटेज होंगी। अगर पानी की अप्लाई होगा तो वहाँ पे वाटरबोर्न डिजीज भी होंगी, तो वाटरबोर्न डिजीज होंगी ड्यू टू द मॉस्किटोज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बताया इंटेंसिव इरिगेशन में लीड टू द वाटर लॉगिंग। अब इंटेंसिव, अगर ज्यादा इरिगेशन कर दी तो ये सारा का सारा पानी कहाँ मिलेगा, जाके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाएगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल में मिल गया, अब हमारे को ये पता है जब भी जो रूट्स हैं अपनी, वहाँ पे अपने को क्या चाहिए होते हैं, वहाँ पे अपने को एयर भी चाहिए होती है। जो एयर के जो वर्ड्स होते हैं वो चोक हो जाते हैं, जब वो चोक हो जाएंगे तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक बात समझ आती है अपने को भाई, जो अपने क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप्स के लिए अपने को पानी के साथ साथ क्या चाहिए, एयर भी चाहिए। तो अल्टीमेटली जब ज़्यादा इरिगेशन कर दोगे तो जो ग्राउंड वाटर है सारा का सारा कहाँ मिल जाएगा, वाटर टेबल को मिल जाएगा। जब वाटर टेबल को मिल जाएगा तो वहाँ पे उसको एरेशन लेना, जो सांस लेना है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बताया मैंने, देखो इंटेंसिव इरिगेशन में लीड टू द वाटर लॉगिंग इफ अ वाटर इज अप्लाइड ओवर एग्रीकल्चर फील्ड, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ वाटर गेट लॉस्ट। अब बहुत सारा जो सर्टेन फ्रैक्शन है जो वाटर का, वो लॉस हो जाता है ड्यू टू सीपेज मतलब पानी सीप कर जाना। एंड अल्टीमेटली जॉइन दी क्या कर देगा, ग्राउंड वाटर टेबल, यहाँ पे टेबल हो जाएगा, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल को मीट कर जाएगा। अब एग्जांपल मैंने फोटो भी बनाई होगी एक, इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली अबाउट अ सक्सेसिव ईयर्स द ग्राउंड वाटर टेबल में राइज इफ इट रीचेज द रूट जोन। अब रूट जोन मतलब इसको मीट कर देना, विच रिजल्ट्स इन चोकिंग द पोर्स एंड रिड्यूसेस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये देखो, ये ग्राउंड वाटर सीप कर रहा है ऊपर से, दिस इज द सीपिंग, यहाँ से पानी क्या कर रहा है, सीप कर रहा है कई सालों से। अब सीप कर रहा है तो यहाँ भी ये मेरी ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल। अब ये सारा पानी मीट करते करते कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो इसकी जो रूट्स हैं, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएंगे, ये सांस ले नहीं पाएंगे और पौधा क्या कर जाएगा, मर जाएगा, तो उसके भी नुकसान है बड़े। तो वाटर लॉगिंग बोलते हैं इस फिनोमेना को, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट पूछ लेता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल, जब ये जो ग्राउंड का वाटर है वो वाटर टेबल से मीट कर जाता है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो ये सारी कहानी होती है, समझे बात को। अब उसके बाद भी बताया मैंने, उसके बताया इन इंडियन सोइल देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, सो इट इज सप्लीमेंटेड बाय द यूरिया फर्टिलाइजर विच सीप्स इनटू द ग्राउंड, देयरबाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन इट विच लीड्स टू द कॉजिंग द डिजीज ब्लू बेबी डिजीज। अब कहानी समझो इसकी। अब इन्वायरमेंट में मैंने ब्लू बेबी डिजीज पढ़ा रखी है सबको, बट यहाँ पे कहानी सुन लो भाई। ये कहता है जो इंडियन की सोइल है वहाँ पे इसमें डेफिशिएंसी है, किसकी, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, सो इट इज सप्लीमेंट। सब तभी हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सबको पता ही है। अब यूरिया जो डालते हैं वो उससे क्या हो जाता है, वाटर के अंदर क्या रह जाता है, उसके अंदर नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ जाता है। जब नाइट्रेट का कंटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट जब बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक डिजीज पैदा होती है। डिजीज कौन सी, ब्लू बेबी डिजीज। ब्लू बेबी
डिजीज क्या होता है, बच्चे नीले पैदा हो जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे क्या होता है, जब यूरिया का कंटेंट बढ़ जाएगा, अब वही वाला पानी, जब ग्राउंड वाटर पानी पियेंगे, अब वही वाला पानी जब लेडीज पीती हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, तो कई बार आपने सुना होगा गांव में बच्चा नीला पैदा हुआ है, तो उसमें जो नाइट्रेट का जो उसने पानी लिया हुआ उसने, वो नाइट्रेट का कंटेंट था उसमें ज़्यादा था, उसकी वजह से डिजीज कौन सी होगी, मैथेमोग्लोबिनेमिया, ये नाम पूछ लेता है, तो कौन सी बीमारी होती है, मैथेमोग्लोबिनेमिया, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी डिजीज होते हैं। तो ये मैंने शायद ये करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये सारी कहानी है, एक बार रोक दो, पॉज कर दो, इन्होंने जो लिखना है लिख। ये क्या देखना पड़ता है अपने को, वहां से चल, ये पॉज हट गया कि नहीं हट गया, समझे। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में मैंने सबसे पहले बताया 2 टाइप हैं, सरफेस और सब सरफेस। सरफेस मतलब ओवर द सरफेस एंड सब सरफेस मीन्स बिलो द सरफेस। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, ये वो इसमें क्या है, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड इन एग्रीकल्चर फील्ड विच मीन्स इन वेट कंडीशन। अभी कहानी बताई थी वेट कंडीशन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे अल्टीमेटली वेट कंडीशन में काम किया जाता है, और जब सब सरफेस की बात आएगी वहाँ पे डायरेक्टली रूट में अप्लाई किया जाता है, वहाँ पे वेट कंडीशन नहीं होती है वहाँ पे। नेक्स्ट बताया, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज 2 टाइप हैं इसके, कौन कौन से, एक फ्लो इरिगेशन और दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन क्या होता है, ये यहाँ पे व्हेन द वाटर अवेलेबल एट हायर लेवल इट इज सप्लाइड टू द लोअर लेवल बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। खुद के वेट के कारण जो वाटर सप्लाई होती है उसमें इरिगेशन कौन सा होगा, फ्लो इरिगेशन होगा। नेक्स्ट बताया लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट में क्या होता है, व्हेन द वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल डिवाइसेस और मैनुअल मीन्स एंड देन सप्लाई टू द इरिगेशन। भाई जो मैकेनिकल डिवाइसेस से जो पानी को सप्लाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट। जैसे ट्यूब वेल्स, ओपन वेल्स जो अपन यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो इरिगेशन होती है वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन बोल देंगे। नेक्स्ट बताया फ्लो इरिगेशन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक पेरेनियल और एक फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है, पेरेनियल इरिगेशन मतलब परमानेंट। परमानेंट नाम से पता लग रहा है, परमानेंट मीन्स जिसमें जो सोर्स है उसका परमानेंट सोर्स होना चाहिए, ताकि काफ़ी साल तक जो है आपकी इरिगेशन कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट चलती रहे। तो इसमें मैंने नाम यूज़ किया कांस्टेंट कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती है। अब ये क्रॉप्स को इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। इन दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रिजर्वियर। अब ये किसी रिजर्वियर से कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्वियर को कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब यहाँ पे एक्शन लगा दिया, कौन सा एक्शन, डाइवर्जन का। भी डाइवर्ट कर गया और उस कैनाल से हमने क्या कर ली, इरिगेशन कर ली, तो उसको क्या बोल देंगे, पेरिनियल बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताया, ये जो इरिगेशन होती है कंट्रोल होती है, हमारे कंट्रोल में होती है भी कितनी इरिगेशन करनी है कितनी नहीं करनी। नेक्स्ट है पेरिनियल इरिगेशन भी 2 टाइप की है, कौन कौन सी, एक डायरेक्ट और एक स्टोरेज। जो डायरेक्ट इरिगेशन है वो उसमें डाइवर्ट किया जाता है किसको, रिवर रन ऑफ को, ताकि डाइवर्शन हेड वर्कर्स लगा के। नेक्स्ट स्टोरेज इरिगेशन किसको बोलते हैं, स्टोरेज इरिगेशन में क्या करते हैं, स्टोरेज में क्या किया जाएगा, स्टोरेज में व्हेन दी क्या, इफ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर। अब अल्टीमेटली इसमें एक्शन होता है स्टोरेज का, भी उसको पानी को स्टोर कर लिया जाता है मॉनसून टाइम में, जब आपको ड्राई पीरियड में जब यूज होता है, जब उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट बताया मैंने फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं, उसको पूरी तरह फ्लड ही कर देते हैं, जो क्रॉप की फील्ड है उसको क्या कर देंगे, पूरी तरह फील्ड कर देंगे। इसका दूसरा नाम, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, इसको बोलते हैं इनुंडेशन इरिगेशन। इन दिस मेथड सोइल इज केप्ट सबमर्ज्ड, पूरी सोइल को क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया थ्रू आउट दी flooded with the water so as to cause the saturation of level. This moisture soaked by the soil is further used by the crops over the crop period for the growth. इसमें क्या करता है, मॉइस्चर को सोक कर लेता है। नेक्स्ट बताइए, इट इज यूजुअली अडॉप्टेड इन एरियाज, ये उस एरिया में यूज होगा जहां पे रिवर पास में होगी आपके। जब रिवर पास में होती है वहां पे सोइल कौन सी होती है, एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल का एक्शन होता है जब रनिंग वाटर होता है, जिसपे वाटर क्या करता है, रन करता है। दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या होता है, यहाँ पे अनकंट्रोल होती है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता इस पे। नेक्स्ट बताया, एग्जाम्पल क्या है इसका, एक एग्जाम्पल मैंने वैसे लिया भी कोई भी सोइल है उसकी वहां पे फ्लड इरिगेशन कहाँ पे होगी, जिसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अब अगर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मैंने डेफिनेशन भी ऐसी पढ़ी है पोरोसिटी की, जिसपे वाटर को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। अब जिस सोइल की पोरोसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं। साथ में अब जहां पे पोरोसिटी ज्यादा है वहां पे परमेबिलिटी भी वहां पे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी सोइल जहां पे परमेबिलिटी भी हो, जहां पे पोरोसिटी भी हो, वहां पे क्या कर लोगे, वहां पे आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे कि मैंने कहानी बता दी, यहाँ पे सैंड प्लस क्ले प्लस एलुवियल सोइल, वहां पे भी क्या हो जाएगी, फ्लड इरिगेशन हो जाएगी। सैंड की प्रॉपर्टी क्या है, सैंड की प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी है इसकी अच्छी।
क्ले की प्रोपर्टी क्या है, इसकी पोरोसिटी अच्छी है, स्टोर कर सकती है। एलुवियल क्या है, जहाँ पे रन कर सकता है वाटर। तो ये तीनों का एग्जांपल सोइल से रिलेट करके बता दिया। अभी ऐसा एक्वीफर बन जाता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन कर सकते हो। तो ये सारी कहानी बता दी थी। नेक्स्ट बताया सब सरफेस। सब सरफेस का मतलब है अंडर द ग्राउंड। अब अंडर द ग्राउंड का मतलब ये है इन दिस मेथड वाटर डज नॉट वेट दी सोइल। अब डायरेक्टली वेट नहीं करेगा, क्या करेगा, रूट जोन में डायरेक्टली अप्लाई करेगा। इन दिस केस रूट ऑफ द प्लांट यूटिलाइज द वाटर बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के एक्शन से क्या करेगा, वाटर को सप्लाई करेंगे। अब कैसे करते हैं, अब इसके भी दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेक्स्ट पता है नेचुरल का मतलब क्या है, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द चैनल्स गोज अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द पैसेज। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये मेरी कैनाल थी, कैनाल में ज्यादातर कैनाल क्या होती हैं, अनलाइंड कैनाल है, यहाँ से वाटर क्या करेगा, लीक करेगा। इससे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, रूट्स को पानी मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ये वाला जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे, नेचुरली। अब यहाँ पे बताया लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी चैनल्स गोज अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द सब सोइल, इट में इरिगेट द क्रॉप बाय कैपिलरिटी एक्शन। नेक्स्ट बताया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बताया भी, इसमें क्या करते हैं, आप पाइप बिछा देते हैं इसमें। अब पाइप्स में क्या होता है, इसमें होल्स कर देते हैं ताकि उसको जो सारे किसमें क्या बोलते हैं, सारे के सारे फील्ड को क्या कर दे, इरिगेट कर दे डायरेक्टली रूट्स के अंदर। तो मैंने बताया इन दिस इफ द वाटर इज सप्लाइड आर्टिफिशियली डायरेक्ट इनटू द रूट जोन विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑफ पाइप्स, इट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सबसरफेस। सिंस इन दिस केस कॉस्ट क्या होती है, इसमें कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, सो दैट इट इज नॉट यूज्ड एंड नॉट पॉपुलर इन इंडिया। तो ये सारी कहानी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताया टाइप्स। अब इरिगेशन में मैंने पढ़ा सब सर्विस पढ़ लिया, सब सर्विस पढ़ लिया। नेक्स्ट है सरफेस में भी फ्लो होता है, लिफ्ट होती है। फ्लो में पेरेनियल, फ्लड दोनों बता दिए। लिफ्ट, उसके बाद सब सरफेस में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होंगे। ये सारी कहानी होगी। यहाँ ले आओ, चलो अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या किया है, वाटर को अप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है, सरफेस पे अप्लाई तो कर दिया अपन ने, अब क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट कराना है पानी को। भाई पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूट करना अलग बात है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका फ्री फ्लडिंग। अब फ्री फ्लडिंग को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनरी। ये हर एक जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ, कर देता हूँ यार, कलर ले दो ये। चलो, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा। इन दिस मेथड, इसमें क्या करते हैं, डिचेस बनाए जाते हैं। डिचेस मतलब एक एम्बैंकमेंट बोल सकते हो। एम्बैंकमेंट मतलब ये जो खाई सी होती है, क्या बोलते हैं, छोटी सी, समझ रहे हो, नाली सी बोल सकते हैं आप इसको। इन दिस मेथड डिचेस आर एक्सकवेटेड इनटू द फील्ड एंड दे मे बी आइदर अप और डाउन इन द स्लोप। जो उसके स्लोप से हैं वो अप और डाउन दोनों हो सकते हैं। वाटर फ्रॉम द डिचेस फ्लो अक्रॉस द फील्ड। अब ये जो वाटर है उस डिचेस से क्या करेगा, पूरी फील्ड में क्या करेगा, पूरे फील्ड के अक्रॉस क्या करेगा, फ्लो करेगा। आफ्टर द वाटर लीव्स द डिचेस, नो अटेम्प्ट टू मेक द कंट्रोल। अब ये जो तरीका है, इस तरीके के अंदर क्या है, एक बार आपने पानी फ्लो करा दिया, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, पानी फ्लो करा दिया तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते आप लोग। नेक्स्ट बताया इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड इज लो। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको लैंड को प्रिपेयर नहीं करना, भाई लैंड को लेवल में नहीं लेके आना, सीधा आपको पानी को फ्लो कराना है। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी लेस हो जाएगी। कोई लेबर लगानी नहीं है आपको प्लेन करने के लिए, आपको सीधा ही आपके पानी फ्लो कराना है। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। अब क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होती है वो भी बना के दिखा दूंगा। क्लोज ग्रोइंग मतलब पास जो होती है, ज्यादा जो दूर होंगे उसको फार क्रॉप्स बोल देंगे। फार बोला क्या, कुछ और बोला क्या, एक क्लोज ग्रोइंग होती है, दूर होती है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, अगर क्रॉप्स हैं पास, लॉसेस क्या होंगे। मैं कह रहा हूं क्रॉप्स हैं पास, तो लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्यों, स्पेस कम हो गया, मतलब इवेपोरेशन लॉस या इन्फिल्ट्रेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जितनी क्लोज हो जाएंगी क्रॉप्स, उतनी ज्यादा क्या होंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं, प्रेफर करते हैं किसके लिए, सूटेबल किसके लिए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एज लॉसेस इन दिस कंपैरेटिवली क्या रहता है, लेस रहता है। द लेटरल और सब्सिडियरी डिचेस। अब लेटरल क्या होता है, जैसे मेन डिच है उसका लेटरल डिचेस है, लेटरल मतलब उसके परपेंडिकुलर। द लेटरल और सब्सिडियरी डिचेस इन दिस केस आर स्पेस अबाउट दी, कितने स्पेस है उसका, जो डिचेज होंगे वो कितने होंगे, 20 से 50 मीटर। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ क्रॉप पे और टेक्सचर ऑफ सॉइल पे। नेक्स्ट इज इट इज सुटेबल ऑन रोलिंग लैंड। अब लैंड क्या होना चाहिए, रोलिंग। देखो ये मैंने आपको इसका बना रखा है, क्या बना रखा है, ये आपको सेक्शन बना रखा है। आपको सेक्शन बना के देखो ऐसा दिखेगा, ये दीज आर दी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। ये देख रहे हो, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है। ये क्या होगी, ये क्या है,
ये दूर दूर है। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में ये मैंने बता दी, ये वाटर का लेवल है यहाँ पे, और यहाँ से वाटर का लेवल, यहाँ पे सीपेज लॉस, यहाँ पे इवेपोरेशन लॉस दिखा रखे, ये क्रॉप्स दिखा रहे हैं पास पास, इवेपोरेशन लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, मोर इज द एरिया, मोर इज द लॉसेस। नेक्स्ट बताया, अब इसको देखो, समझो इसको, अब इस सारी कहानी को मैंने बताया, ये है मेन डिच, देखो ये एक डिच बना दी मेन डिच, इसके अंदर क्या बना रखी है, सब्सिडी डिच बना रखी है, दिस सब्सिडी डिच। उसके बाद इस सब्सिडी डिच से क्या जाएगा, यहां से मेन पानी जाएगा, यहां से पानी फ्लो करेगा, जो पानी फ्लो करेगा यहाँ पे क्या बना रखे हैं, आउटलेट, यहाँ पे आउटलेट बना रखे हैं, दिस इज आउटलेट। अब ये आउटलेट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ग्रो कर रखी है हमने, क्रॉप्स ग्रो कर रखी है, यहाँ से क्या मिलता रहेगा, इसको पानी मिलता रहेगा। तो इस टाइप के फ्लडिंग को क्या बोलते हैं, फ्री फ्लडिंग बोलते हैं। तो इस टाइप के फ्लडिंग को क्या बोल देंगे, फ्री फ्लडिंग बोल देंगे। ये सारी कहानी रहती है। नेक्स्ट कहानी समझ आ गई सारी, क्लियर है, लिखना पहले या आगे चलो, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट इज बॉर्डर फ्लडिंग। अब बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है, इन दिस मेथड लैंड, अब पहले तो नाम से बताओ, बॉर्डर का मतलब क्या, वहां, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या, इंडिया वाले पाकिस्तान जा सकते हैं बॉर्डर से, बॉर्डर इसलिए बनाया है, बाउंड्री है, वहां से फ्लो नहीं कर सकते, अल्टीमेटली उसी से ही है, यहाँ पे बॉर्डर बोल रखा है। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, इसको लीविस बोलते हैं, लीविस बोलते हैं, जो बॉर्डर होते हैं उसको एमेंगमेंट बोलते हैं, उसको लीविस बोलते हैं। यहाँ पे एक होता है लीव्स, भाई छोड़ के चला गया, एक होता है बॉर्डर, भाई जहां से पानी फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बताया मैंने बॉर्डर बताया, इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, लैंड को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में, सेपरेटेड बाय दी, सेपरेट किससे हो रहा है, लीविस से करेगा। अब लीविस जो है आर स्मॉल, अल्टीमेटली लीव्स ही बोल रहा हूँ, लीव्स बोला नहीं जा रहा मुझसे, लीव्स ही बोल रहा हूँ। लीव्स जो है एमेंगमेंट है, जिससे पानी फ्लो नहीं कर सकता। लीव्स आर स्मॉल एमेंगमेंट, ये एक स्मॉल एमेंगमेंट होंगे विच डू नॉट परमिट द वाटर अक्रॉस ओवर इट, उसके ऊपर से पानी फ्लो नहीं करेगा। सबने देखा हुआ है ये, अभी वीडियो फोटो दिखाऊंगा आपको मैं। दैट इज आल्सो टर्म्ड एज, इसको बॉर्डर बोल देंगे। द एरिया कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के अंदर जो एरिया होगा वो कितनी विड्थ कितनी है उसकी, 10 से 20 मीटर विड्थ होगी, और क्या आएगा 100 से 400 मीटर उसकी लेंथ रहेगी। ये सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। एरिया है क्या इसमें यार, इसमें एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। एरिया कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप, एरिया कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया ये 10 से 20 मीटर ही है, ठीक है, 10 से 20 मीटर विड्थ है, और उसकी क्या रहेगी, लेंथ कितनी रहेगी, 100 से 400 मीटर तक लंबी रहेगी। नेक्स्ट बताया, टू प्रिवेंट द वाटर कंसंट्रेटेड ऑन आइदर साइड, सो लैंड इज क्या, उसको अब अल्टीमेटली पहले वाली फ्लडिंग की थी अपन ने, पहले वाली जब इरिगेशन की थी अपन ने, जब पानी को अप्लाई किया था, वहां पे क्या लेबर की रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी। अपन ने लैंड को प्रिपेयर किया ही नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, लैंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर लैंड को प्रिपेयर ना किया तो वाटर फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, एडुकेट आपको लेबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टू प्रिवेंट द वाटर कंसंट्रेटेड ऑन आइदर साइड, सो लैंड इज लेवल्ड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वाटर इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई चैनल एट द रेगुलर इंटरवल, द साइज ऑफ डिचेज, जो साइज है डिच को डिपेंड करेंगे किस पे, सोइल कैसी है आपकी। अब इसकी कहानी भी समझो। मान लो सोइल है मेरी कैसी, कोर्स ग्रेन सोइल है, फॉर कोर्स ग्रेन सोइल विद हाई इन्फिल्ट्रेशन। अब कोर्स ग्रेन सोइल का क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है इसका, इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी की सीप क्या करता है, ज्यादा करेगा। कोर्स ग्रेन मतलब बड़े पार्टिकल्स हैं इसके, पानी फ्लो इन्फिल्ट्रेट ज्यादा करेगा। विल रिक्वायर दी डिस्चार्ज की रिक्वायर क्या हो जाएगी इसकी, हाई हो जाएगी, टू कवर द एंटायर फील्ड। देयरफॉर साइज ऑफ द डिचेस क्या हो जाएंगे इसके, साइज ऑफ डिचेस क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे इसमें। साइज ऑफ डिचेस क्या हो गए, बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, फॉर फाइन ग्रेन सोइल इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है इसका, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कम है। देयरफॉर साइज ऑफ डिचेस क्या कर देंगे इसमें, स्मॉल कर देंगे। ये सारी कहानी है इसमें। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट लो है, और बड़ा होगा तो उसमें क्या जल्दी फ्लो कर जाएगा, तो इसलिए इसको छोटे कर रखे हैं। इसके लिए बोल दिया इसने आपको कैसे प्रेफर करने हैं, एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, दूसरा नैरो स्ट्रिप्स होनी चाहिए। भाई लेंथ में शॉर्ट हो और नैरो हो, वो आर फाउंड टू बी वेरी एफिशिएंट, वो एफिशिएंट रहते हैं वेरी। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द स्ट्रिप बाय यूजिंग द, अच्छा अब अगर मान लो अगर आपकी कोर्स ग्रेन सोइल है, अगर कोर्स ग्रेन सोइल इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा दो पानी का। जैसे प्रेशर बढ़ा दोगे इन्फिल्ट्रेशन लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ज्यादा एरिया को क्या कर देगा, इरिगेट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है भाई, अगर एरिया बहुत ज्यादा है, या बोल सकते हैं आप लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का लेवल क्या, प्रेशर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये सारी कहानी है। इसलिए प्रेफर करते हैं हम कैसा, एक तो शॉर्ट हो और कैसा हो, नैरो स्ट्रिप हो। ये सारी कहानी है। अब देखो ये कैसे होता है। इसके लिए अब मैं आपको एक जनरल बता दिया मैंने आपको, ये मैथमेटिकल एनालिसिस है। अभी मैं एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मान लो दिस इज द मेन डिच, ये मेन डिच थी, ठीक है, ये मेन डिच थी। मेन डिच से अपना पानी जा रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से पानी फ्लो किया, यहां से पानी फ्लो किया, यहां पे जब टाइम इक्वल टू 0 था, यहां पे क्या हो गया, टाइम इक्वल टू टी हो गया। यहां पे एरिया क्या हो गया, ए हो गया, ये वाला एरिया जो इरिगेट किया। यहां पे ये बताया जितना पानी यहां से फ्लो कर रहा है, और कुछ पानी के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी लॉस भी हो रहा है, तो ये लॉसेस दिखा रखे हैं हमको, लॉसेस दिखा रखे हैं। इसके बाद क्या बताया, टाइम इक्वल टू टी यहां पे पहुंच गए। अब इसके बाद बोला उसने एक स्ट्रिप मान ली मैंने,
दिस इज स्ट्रिप मानी टी के बाद कितने टाइम में, dt टाइम में, t प्लस dt टाइम में। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, a प्लस में d एरिया हो जाएगा। तो ये सारी कहानी, ये स्ट्रिप मान ली मैंने। अब ये कहानी में नेक्स्ट बताया मैंने, इसमें जितना अंडर द ग्राउंड है उसको बोलेंगे y। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, ये सारी चीज यूज होंगी न्यूमेरिकल में। ये यहां से लेके यहां तक क्या है डिस्टेंस, y, और नीचे से एक स्ट्रिप मानी हुई कितनी डिस्टेंस में मान रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन में, dy। तो ये सारी कहानी मैंने आपको एक जनरल बना के दिखा दी। ये डेरिवेशन के लिए, बट आपको ये पता होंगी तो न्यूमेरिकल जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बताया, अब आपको दिखा रखी है ये क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर फ्लडिंग। ये क्या थी, दिस इज मेन डिच। अब ये क्या है, यहां से पानी कहां फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्या बना रखी बाउंड्री, जहां से पानी यहां नहीं आ सकता। मैंने एक सेक्शन लिया है, यहां से पानी यहां नहीं जा सकता, ऊंची ऊंची जो जिससे यहां से क्या है पानी फ्लो कर रहा है। अब यहां से t इक्वल टू 0 था, यहां पे कितना टाइम लग गया, t इक्वल टू t। भी t इक्वल टू t जब होगा कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, ये सवाल आता है। जब t इक्वल टू t हो जाएगा कितने टाइम में सारा एरिया इरिगेट कर जाएगा, ये सवाल बनता है अपना। समझ गए बात। अब इसके लिए एक इक्वेशन है, वो आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहां पे बताया क्यू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा जो फ्लो कर रहा होगा। y क्या होगा, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है जो फ्लो कर रही है किससे, एक स्ट्रिप से। नेक्स्ट बताया f क्या है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, भाई कितनी इनफिल्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, f उसका a एरिया ऑफ इरिगेट, उसका t कितना टाइम लगेगा इरिगेट करने में। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टाइम इक्वल टू 2.3 y बाय f log 10 q डिवाइड बाय q माइनस में f। ये वाली होता है, करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। नहीं तो दिखाऊं क्या है, अब करते रह जाओगे, समझ नहीं आएगी कहानी और याद भी नहीं रहती है। वो मैंने इनको इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे सेमेस्टर में होते हैं, उनके लिए मैं वैसे डायरेक्टली बता देता हूँ, बाकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी से सवाल बन जाएगा। अब जो डेरिवेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अलग से लिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट लिखाऊंगा। अभी देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो इस पे फटाफट से। अब ये फॉर्मूला लिख लो पहले। अब ऐसा करो, 1 मिनट पॉज कर दो, ये सारा फटाफट से लिख लेंगे। चलो अब सबसे पहले ये बताओ, फॉर्मूला याद करा रहा हूं आपको। टाइम फॉर्मूला बोलो क्या है, 2 पॉइंट इसको पूरा लिख लेना, 2.303। ठीक है, 2.303 दिस इज y डिवाइड बाय में f log 10 इंटू में q डिवाइड बाय में माइनस में। हो गया होगा फॉर्मूला याद, क्लियर है। अच्छा, अगर f को मैं ऊपर ले जाऊं कोई इशू, tf डिवाइड बाय में tf डिवाइड बाय में इक्वल डिवाइड बाय 2.303 y इक्वल टू log 10 q डिवाइड बाय में q माइनस में q af। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, लेट अस सपोज इसको मान लो x, इसको x मान लो। लेट अस सपोज t इंटू में f डिवाइड बाय में 2.303 y इक्वल टू x, इसको x मान लो। x इक्वल टू log 10 इंटू में q डिवाइड बाय में q माइनस में af। ये सारी कहानी, ठीक है, ये सारी कहानी है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर यहाँ पे log 10 यहाँ पे आगे 10⁻⁴ x होता है, पता है आपको ये बात? नहीं पता तो जान लो। अगर यहाँ log 10 हो, अभी आपके जो राजस्थान जेईई में एग्जाम आया था, क्वेश्चन आया था, वहाँ पे log की वैल्यू सोल्व करनी थी। अगर कैल्सी नहीं है तो आप ऐसे सोल्व करोगे उसको, log 10 को यहाँ पे ले आएंगे, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 10⁻⁴ x इक्वल टू q डिवाइड बाय में q माइनस में f। ये वैल्यू हो जाएगी, व्हाइट कलर ले लो यार। ठीक है, q माइनस में q f। अब वैल्यू आ जाओ, इस 10⁻x को इधर गुना कर दो, डिस्चार्ज आ जाएगा। हो गया इतना, 10 की पावर x इंटू में q माइनस में af इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, q वैल्यू आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, 10 की पावर x q माइनस में 10 की पावर x af इक्वल टू क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। नेक्स्ट इसको इधर ले जाओ, 10 की पावर x q माइनस में q इक्वल टू 10 की पावर x इंटू में af आ जाएगा। 10 की पावर x क्या कॉमन ले लूँ यहाँ पे, यहाँ ले लो आप, इधर प्लस ही आया ना, डिवाइड बाय में f। चलो डिवाइड बाय 10 की पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, 10 की पावर x कॉमन लूँ तो नहीं आएगा 10 की पावर x, तो इसमें ऐसा ले लो, q कॉमन ले लो, q कॉमन क्या आएगा, 10 की पावर x माइनस में 1, नीचे करो 10 की पावर x इक्वल टू a इंटू में f। ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो 1 का सिग्निफिकेंस है बहुत कम है, 10 की पावर x मतलब 10 की पावर 1 लेते हो, 10 की पावर 1 ले रहे हो तो भी कितनी वैल्यू बन जाएगी, 10 माइनस 1 9, मतलब 9 के आसपास ही है। तो ये वैल्यू जो है बहुत आसपास रहेगी। तो 1 को नेग्लेक्ट करता हूँ, 10 की पावर x डिवाइड बाय 10 की पावर x क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, 1 को नेगलेक्ट कर दिया, 10 की ओवर एक्स बाय 10 की ओवर एक्स क्या हो गया, ए हो गया। तो क्या हो गया, क्या आ गई, दिस इज ए इंटू एफ। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये सवाल में आता है डायरेक्ट, क्या इक्वल टू ए इंटू एफ। समझे बात को, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो एरिया आएगा यहां से कौन सा आएगा, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया, मैक्सिमम एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्चार्ज बाय में एफ के। ये डिस्चार्ज बाय में एफ क्या है, दिस इज इनफिल्ट्रेशन। ये सारी कहानी पहले ये नोट करो फटाफट से। कहां से शुरू करूं, अब ये जो पार्ट है डेरिवेशन का, अब पूरी डेरिवेशन ना करके मैंने एक वो फॉर्म बता दी जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बस समझे बात को। चलो इसको नोट करो फटाफट से, 1 मिनट में। हो गया, चलो इसके बाद देखो, लिख लिया क्या, हो गया। अब ये वो कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जिससे इरिगेट हो गया, बाकी जितना भी पानी बचेगा वो क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा। समझे बात को, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया इस डिस्चार्ज से क्या कर गया, इरिगेट कर गया। इसके बाद जो बचेगा पानी क्या कर जाएगा, वो लॉस होगा। समझे बात को, ये सारी कहानी ध्यान रखना। चलो हो गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बताया मैंने, फाइंड दी टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा इरिगेट करने में किसी भी लैंड की स्ट्रिप को जिसका एरिया 0.04 हेक्टेयर है, फ्रॉम द ट्यूबवेल हैविंग अ डिस्चार्ज, इतना दे रखा है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दे रखी है, डेप्थ तो एवरेज डेप्थ तो मतलब डेप्थ दे रखी है इसकी, वाई जो है डेप्थ है। उसके बाद ऑल्सो कंप्यूट द मैक्सिमम एरिया विच कैन बी इरिगेट फ्रॉम गिवन डिस्चार्ज, इस गिवन डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है लिख लो, एरिया 0.04 हेक्टेयर, आप मीटर स्क्वायर में कर लोगे, क्या होगा ये 0.4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है अपने को डिस्चार्ज बोलो 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज भी दे रखा है आपको। डिस्चार्ज के बाद दे रखा है आपको इनफिल्ट्रेशन, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में, 5 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगी -2, डिवाइड बाय में आवर को सेकंड में करो 3600 आ जाएंगे। 1 घंटे में 3600 होते हैं, 60 है, ठीक है ना, 1 आवर में 60 मिनट, 60 इंटू 60 हो जाएगा। चलो ये वैल्यू किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड में। अल्टीमेटली इसको ऐसे लिख दूं 0.05 भाग में 3600, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दे रखा है, वाई की वैल्यू किसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो, किस में आ जाएगी 0.10 मीटर आ गई। वैल्यू फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बोलो, टाइम रिक्वायर्ड 2.303 वाई बाई एफ लॉग 10 क्यू डिवाइड बाय में क्यू माइनस में, ये सोल्व कर लो। टाइम ही निकालना है, टाइम निकालना है। 2.303 वाई की वैल्यू बोलो 0.1, एफ की वैल्यू बोलो 0.05 बाय में
3600 गुना में log 10 डिस्चार्ज की वैल्यू बोलो 0.02 भाग में डिस्चार्ज की वैल्यू 0.02 माइनस में एरिया की वैल्यू 0.4 10⁴ इंटू फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनफिल्ट्रेशन 0. भाग में 3600 ये वैल्यू सोल्व कर लो। वैल्यू कितनी आती है सोल्व करो बस। अब कैल्सी नहीं लाए हैं, मेरे वाला उठा लो सोल्व करो, ड्रॉर में पड़ा है, कर लो नोट। एक ही सवाल है ये, हर जगह एक सवाल है, आता भी एक ही है, वैल्यू भी सेम आती है, समझे। समझ आ गई सारी वैल्यू कैसे लेनी है, हैं? कोई भी यूनिट आती हो भी पूछ लेना, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आएगी नहीं तो, हैं? सारी यूनिट स्टैंडर्ड ली है मैंने, मीटर में सेकंड्स में सारी की सारी। अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 गुना में दिस आ जाएगा, समझ रहे हो, हैं? कितना आ रहा है किसका पता नहीं मुझे यार, ये आएगा 0.141, हाँ ठीक है, दिस इज 0.141, दिस इज 0.141, ये सोल्व कर लो। ये आएगा 16,581, लिख दूँ क्या सीधा, 3600 ऊपर ले जाना, 16,581.6 गुना में 0.141, वैल्यू बताओ कितनी में आ रही है, सेकंड्स में आ जाएगी। कितनी आ रही है 2338 आ रही है क्या, 2338 सेकंड्स आ गया। मिनट में निकालना था आंसर इसका। अब जो आपको मान लो अगर किस में गिवन है, ऑप्शन देगा वो 4 मिनट में गिवन है तो क्या कर दोगे, इसको 60 से भाग कर दोगे, मिनट आ जाएगा। 38.96 मिनट आ गया, ये लो 38.96 मिनट आ गया, ठीक है। ये सवाल तो कुछ था, होता कुछ भी नहीं है इसमें, इरिगेशन में तो फॉर्मूला बेस है, सारी पूरी इरिगेशन फॉर्मूला बेस है, कोई दिक्कत नहीं आनी। नेक्स्ट, मैक्सिमम एरिया बताओ कितना कल्टीवेट हो जाएगा, सेकंड पार्ट। अब तो याद हो गया सारा, है ना। क्यू बाय एफ कर दो, डिस्चार्ज कितना रखा है 0.02, 0.02, एफ कितना है 0.05 आ गया, और इंटू में ये 3600 भी तो है, इंटू में 3600 आ जाएगा, यहाँ 3600 आएगा ना, समझ गए क्या। 3600 वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 1440 आ जाएगा, 1440 मीटर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो जाएगा। अब हेक्टेयर में निकाल रहा हूँ, कुछ मर्जी निकाल लो, ये सारी कहानी समझ आ गई मुझे। हेक्टेयर में करो 10 की और -4 कर देना, ये सारी कहानी है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको अभी आप लोग क्या करोगे, जो रह गया वो नोट कर लो फटाफट से, यहीं बैठ के, घर जाके नहीं हो पाए।